फेलिक्स की फील्ड से वापस आने के बाद डीए एजेंट किकी कैमेरिना अपने एजेंसी को जाके बोलता है कि डेजर्ट के बीच में इतने बड़े साइज में वीट का प्रोडक्शन किया जा रहा है। जैसे कि सबको आंख बंद करके लेके गया था, तो उस फील्ड के एग्जैक्ट लोकेशन किकी को नहीं मालूम। ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस इस बात को यूएस एम्बेसी के थ्रू गवर्नमेंट के टॉप के लेवल तक पहुंचा देता है। इस बात पे मैक्सिकन गवर्नमेंट रिएक्ट करता है और उस जगह पे एक एयर सर्वेलेंस कर देता है, लेकिन सर्वेलेंस के दौरान उस जगह पे कोई वीट प्रोडक्शन चल रहा है, कोई ऐसा फील्ड है, ऐसा कुछ पता नहीं लगता। किकी कैमेरिना श्योर था कि वो जो फील्ड था उस फील्ड का साइज इतना बड़ा था कि एयर सर्वेलेंस के दौरान नजर नहीं आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। किकी कैमेरिना के साथ ही साथ सारे डीईए एजेंट्स को समझ में आ गया कि गवर्नमेंट के टॉप के लेवल तक सब लोग फेलिक्स के साथ मिले हुए हैं और अगर ड्रग वार को रोकना है तो उनको खुद एक्शन लेना पड़ेगा। और वो ऐसे ही करने लगे। डीईए एजेंट्स खुद इंडिपेंडेंटली एक्शन लेने लगे। जैसे ही डीईए बिना गवर्नमेंट अथॉरिटी के काम करने लगे तो डीएफएस एजेंट्स उनके घर पे हमला करते हैं। किसी को मारते भले ही नहीं है, लेकिन ब्लैकमेल करते हैं कि अगर ऐसा करना बंद नहीं किया तो शायद उनके साथ कुछ गलत हो सकता है। कभी कभी ऐसे वार्निंग्स को सीरियसली लेना चाहिए, लेकिन इन लोगों ने नहीं लिया और पहले जैसे ही काम कर रहे थे वैसे ही काम करते गए। दूसरी तरफ फेलिक्स एक अलग टाइप का प्रॉब्लम में फंस चुका था। अभी तक उसके बिजनेस का मेन प्रोडक्ट मैरिजुआना था और अब वो कोकेन बिजनेस में एंटर करने वाला है। वीट एक इलीगल प्रोडक्ट है, तो एक इलीगल बिजनेस को चलाना तो रिस्की है, लेकिन कोकेन के साथ कंपेयर ही नहीं होता। कोकेन एक एक्सट्रीमली डेंजरस और हाईली इलीगल प्रोडक्ट है। तो अब फेलिक्स को अपना बिजनेस स्ट्रेटेजी बदलना पड़ेगा। मिस्टर जुनो आर्के, जो कि मैक्सिकन गवर्नमेंट का बहुत हाई लेवल पोजीशन में था, फेलिक्स जुनो आर्के को अपना बिजनेस पार्टनर बना लेता है। इससे पहले फैल्कन भी कोकेन ट्रैफिकिंग कर रहा था, लेकिन जिस रेट पे फेलिक्स करने वाला है, फेलिक्स को अपना कनेक्शन बहुत टॉप लेवल के लोगों के साथ करना ही पड़ेगा। जिस रेट में फेलिक्स का कोकेन बिजनेस बढ़ रहा था, वो धीरे धीरे और ज्यादा अमीर और पावरफुल बनता ही जा रहा था। दूसरी तरफ डीईए पूरा कोशिश कर रहे थे या तो फेलिक्स को पकड़ने के लिए या फिर उसका बिजनेस को बंद करने के लिए, लेकिन हर बार अनसक्सेसफुल रहे क्योंकि फेलिक्स का कनेक्शन इतने ऊपर तक था कि उसको हर बार टाइम से पहले पता चल ही जाता था। मैरिजुआना के कंपैरिजन में कोकेन 15 गुना ज्यादा प्रॉफिट ला रहा था और ट्रांसपोर्टेशन के लिए स्पेस रिक्वायरमेंट 40% से भी कम था। यानी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कोक वीट के कंपैरिजन में परफेक्ट प्रोडक्ट है ऑलमोस्ट सारे एंगल से। तो फेलिक्स धीरे धीरे अपना वीट बिजनेस को छोड़ के ज्यादातर टाइम कोक बिजनेस की तरफ शिफ्ट कर दिया और ऐसे ही टाइम के साथ साथ वो मैरिजुआना बिजनेस को कंप्लीटली छोड़ दिया और कोकेन बिजनेस पे ही लग गया। फेलिक्स ने डीएफएस डायरेक्टर जनरल, डीएफएस कमांडर और अपने दूसरे सारे बिजनेस एसोसिएट्स को बुला के एक मीटिंग ऑर्गेनाइज किया और बिजनेस में अपना नया आइडिया को बताया। लास्ट टाइम जब ये सब लोग एक साथ मिले थे वो तब था जब फेलिक्स ने जस्ट बिजनेस स्टार्ट किया था। तब से लेके अब तक फेलिक्स के साथ ही साथ इन सभी लोगों ने बहुत ज्यादा पैसा कमाया फेलिक्स के ही बिजनेस आइडियाज के कारण। तो जब फेलिक्स ने बताया कि पहले के कंपैरिजन में ये लोग कोकेन बिजनेस में और भी ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, तो ऑब्वियसली सभी लोगों ने एग्री कर दिया। लेकिन उस मीटिंग में एक बंदा था जिसने एग्री नहीं किया, वो था राफा। जिस वीट का बिजनेस करके फेलिक्स यहाँ तक पहुंचा वो राफा ने बनाया था। तो फेलिक्स के डिसीजन को राफा ने पर्सनली ले लिया और वो उस बिजनेस ग्रुप को छोड़ दिया। डीएफएस डायरेक्टर जनरल को फेलिक्स के टर्म्स अच्छे नहीं लगे। उसको लगा कि उसको और भी ज्यादा प्रॉफिट परसेंटेज मिलना चाहिए। आफ्टर ऑल अगर डीएफएस प्रोटेक्शन देना बंद कर दे तो फेलिक्स बिजनेस कर ही नहीं सकता। मीटिंग के बाद डायरेक्टर जनरल फेलिक्स से मिलता है और डिमांड करता है और भी ज्यादा पैसे की। फेलिक्स तंग आ चुका था डीएफएस डायरेक्टर का कांस्टेंट मॉकरी और बार बार ऐसे डिमांड करते रहने से, और ऊपर से प्रोडक्ट डिलीवरी के नाम पे फेलिक्स को जानबूझ के मार खाने के लिए भेजा था। डायरेक्टर जनरल को वो नहीं करना चाहिए था और तब से फेलिक्स का गुस्सा बहुत चढ़ चुका था। इसलिए वंस एंड फॉर ऑल सब कुछ सेटल करने के लिए डायरेक्टर जनरल को फेलिक्स ने वहीं पे मार दिया और कमांडर एल अजुल को नया डायरेक्टर बना दिया। उसके सामने मार दिया, इसलिए एल अजुल को समझ में आ चुका था कि जो फेलिक्स करने देता है चुपचाप करना पड़ेगा। अभी तक सब कुछ ऑलमोस्ट फेलिक्स के प्लान के अकॉर्डिंग ही चल रहा है, लेकिन ट्विस्ट आने वाला है अब। मैंने बताया था कि डीएफएस की वार्निंग्स के बाद भी डीईए खुद इंडिपेंडेंटली काम कर रहे थे। पहली बार की गलती डीईए इस बार नहीं करने वाला है। पूरा सॉलिड इंटेल लेके इन्होंने गवर्नमेंट को अप्रोच किया, सारे प्रिकॉशंस लिए डीईए ने ताकि डीएफएस के कारण उनका प्लान फेल ना हो जाए। किकी कैमेरिना और दूसरे डीईए एजेंट्स कंटिन्यूअसली काम कर रहे थे और फाइनली उस वीट फार्म का लोकेशन निकाल लिया। इस बार पूरा सॉलिड इंटेल और प्रूफ लेके हायर अथॉरिटी के पास जाने के बाद इनको मिलिट्री सपोर्ट मिल गया। आर्मी के साथ मिलके डीईए एजेंट्स उस फार्म तक पहुंच के वो पूरा फार्म जला के खत्म कर दिया। इस इवेंट ने हिस्ट्री खड़ा कर दिया। फेलिक्स और राफा ने मिलके जो वीट फार्म खड़ा किया वो मॉडर्न एग्रीकल्चर के हिस्ट्री का सबसे बड़ा वीट फार्म था। यूनाइटेड स्टेट्स के टोटल मैरिजुआना कंजप्शन का 1/3 सिर्फ इसी फार्म से जाता था। इस वीट फार्म से जो प्रॉफिट निकलता था वो सऊदी अरेबिया के ऑयल फील्ड से भी ज्यादा हुआ करता था। इस वीट फार्म का वैल्यू ऑलमोस्ट $2.5 बिलियन था। ड्रग डीलर्स का इतना बड़ा नुकसान कर दिया, अब पूरा गेम बदलने वाला है। डीईए एजेंट्स और स्पेशली किकी कैमेरिना, इनको फाइनली अपने सालों की मेहनत का फल मिला। न्यूज़पेपर्स और मैगजीन में इनका नाम आने लगे। जो नाम और रिकॉग्निशन ये लोग डिजर्व करते हैं वो फाइनली इनको मिलने लगा।
हुआ क्या सिंपली बताया जाए तो मैक्सिकन हिस्ट्री के सबसे बड़े ड्रग कार्टेल को पहली बार बहुत बड़ा झटका लगा। डीएफएस के प्रोटेक्शन रहते भी डीईए ने इतना बड़ा कांड किया कैसे? यानी कार्टेल ने डीईए एजेंट्स को अंडर एस्टिमेट करके बहुत बड़ी गलती किया था। जो हुआ वो सबके पर्सपेक्टिव से देखते हैं। डीईए एजेंट्स, इन लोगों को लगा कि ये लोग गेम जीत चुके हैं, ये लोग तो सेलिब्रेट कर रहे थे। फेलिक्स की नजर से देखा जाए तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, कोकेन बिजनेस से वो कुछ ही महीनों में वो पैसा निकल जाएगा। डीएफएस और जूनो आर्के की नजर से देखा जाए तो आखिरकार व्हीटफील्ड का लोकेशन इन लोगों को पता कैसे चला? इतना सेंसिटिव इंफॉर्मेशन डीईए को मिला कैसे? और क्या क्या जानते हैं ये लोग? डीएफएस ड्रग कार्टेल के साथ मिला हुआ है, इस बात का कोई प्रूफ है क्या डीईए के पास? इससे पहले कि डीईए एजेंट्स मिलकर डीएफएस को ही खत्म कर दे, उनको कुछ एक्शन लेना ही पड़ेगा। फाइनली राफा की नजर से देखा जाए तो जिंदगी भर की मेहनत से वो फील्ड खड़ा किया था उसने, जो डीए एजेंट्स ने एक ही झटके में खत्म कर दिया। राफा गुस्से से पागल हो चुका था, जिंदगी भर की मेहनत जला के खत्म कर दिया। फेलिक्स कोई अननेसेसरी अटेंशन खुद की तरफ लाना नहीं चाहता था, इसलिए वो सबको समझा रहा था कि जितने भी पैसों का नुकसान हुआ वो निकाल देगा कुछ ही महीनों में, बस कोई कुछ ऐसा गलती मत करे कि सिचुएशन पहले से और भी बदतर हो जाए। लेकिन राफा, जूनो आर्के और डीएफएस इस सिचुएशन को लाइटली नहीं लेने वाले थे। राफा के लिए तो ये पूरा पर्सनल रीजन था, लेकिन जूनो आर्के और डीएफएस को कंफर्मेशन चाहिए था कि एग्जैक्टली क्या इंफॉर्मेशन है डीए के पास। किसी भी चीज का होने का एक सही टाइम होता है, गलत टाइम पे अगर कुछ हो जाए तो गलत रिजल्ट दे सकता है, और किकी कैमरीना के केस में गलत नहीं बल्कि बहुत भयानक कुछ होने वाला है। 1985 मैक्सिको ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस ने हिस्ट्री का सबसे बड़ा सीजर किया, जिसके कारण से सारे डीए एजेंट्स और स्पेशली किकी कैमरीना बहुत फेमस हो गया। ये बात आधा सच है, पूरी सच्चाई ये है कि किकी कैमरीना फेमस हो गया बहुत गलत टाइम पे। एक्चुअली फेमस सही वर्ड नहीं है, सही वर्ड इस केस में है एक्सपोज्ड। किकी कैमरीना एक्सपोज हो गया गलत लोगों के सामने बहुत ही गलत टाइम पे। ये एक ड्रग वार है, कुछ गलत हो जाए तो सही करने का मौका नहीं मिलता। तो बिना फेलिक्स के परमिशन के राफा, जूनो आर्के और डीएफएस मिलके किकी कैमरीना को किडनैप कर लेते हैं। फेलिक्स को भी बाद में समझ में आ गया कि कार्टेल को बचाने के लिए ये करना जरूरी था। वो सभी लोग मिलके किकी को भयंकर टॉर्चर करते हैं, डीईए के पास जितना भी इंफॉर्मेशन था वो निकालने के लिए। डीईए के फोर्स करने पर मैक्सिकन गवर्नमेंट फाइनली किकी को रेस्क्यू करने का ऑपरेशन शुरू कर देते हैं। ये बहुत ही क्रूशियल टाइम था क्योंकि वहाँ पे कैमरीना को कंटिन्यूअसली टॉर्चर कर रहे थे, तो हर एक सेकंड काउंट कर रहा था। मैक्सिकन गवर्नमेंट का किकी को रेस्क्यू करने का ऑपरेशन लीड कर रहा था कमांडर पेवोन। डीए के इंटेल से राफा का लोकेशन मिल जाता है और सभी ट्रूप्स लेके राफा तक पहुंच जाते हैं। डीएफएस के कनेक्शन से कार्टेल के टॉप लेवल के लोगों को फेक आईडी बना के दिया गया था। कमांडर पावोन एक्चुअली कार्टेल के लिए ही काम करता था, इसलिए पावोन एक्चुअली राफा को पकड़ता नहीं है बल्कि उसको और उसके सारे बंदों को भाग जाने देता है। डीएफएस ने जो फेक आईडी बना के दिया था उसके हेल्प से। डीए ने प्लान ऐसा बनाया था कि राफा को पकड़ के उससे किकी का लोकेशन का पता लगा लेंगे और किकी को लेके आएंगे, लेकिन जब पावोन ने राफा को ही भाग जाने दिया तो पूरा प्लान वहीं पे फेल हो गया। कार्टेल ने किकी के साथ एक और बंदा जिसका नाम था कैप्टन जवाला, उसको भी किडनैप कर लिया था। एक तरफ उनको टॉर्चर कर रहे हैं और दूसरी तरफ इनके पास कोई प्लान ही नहीं है उनको बचाने के लिए। किकी कैमरीना की वाइफ फ्रस्ट्रेट होकर खुद मिलने जाती है यूएस एम्बेसडर और डीए एडमिनिस्ट्रेटर से। कैमरीना की वाइफ को फेस करना एक बहुत बड़ा एम्बेरसमेंट था उनके लिए। आफ्टर ऑल उनका ही एक एजेंट के साथ इतना कुछ हो रहा है और ये लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं। इसके बाद डीए एडमिनिस्ट्रेटर ने बहुत बड़ा एक्शन लिया। एडमिनिस्ट्रेटर ने मीडिया के सामने आके ऐसा स्टेटमेंट दिया कि मैक्सिकन पुलिस खुद उनका हेल्प कर रहा है। एडमिनिस्ट्रेटर ने मीडिया के सामने पूरा क्लियरली बोल दिया कि वो लोग इसलिए कुछ नहीं कर पा रहे कि मैक्सिकन गवर्नमेंट खुद कार्टेल का हेल्प कर रही है। मैक्सिकन पुलिस और डीएफएस मिलकर कार्टेल को प्रोटेक्शन दे रहे हैं, इसीलिए कार्टेल इतना पावरफुल बन चुका है। अमेरिकन मीडिया ने इस बात को एक बर्निंग इश्यू बना दिया और मैक्सिकन गवर्नमेंट प्रेशर में आके एक एक्शन लेते हैं। कमांडर पावोन को हटा के एक नया कमांडर अपॉइंट कर लेते हैं जिसका नाम था गुइलेर्मो गोंजालेस कैल्देरोनी। डीए के पास सॉलिड इंटेल तो बहुत पहले से ही था, बस वो लोग वेट कर रहे थे किसी ऐसे बंदे की जो उस पे काम करे। कैल्देरोनी कार्टेल के लिए काम नहीं करता था, तो डीए के पास जो भी इंटेल था इमीडिएटली उन पे एक्शन लेता है और फेलिक्स जिस होटल में था वहाँ पे पूरी आर्मी लेके पहुंच जाता है। लेकिन फिर भी कुछ फायदा नहीं हुआ क्योंकि अभी भी डीएफएस का प्रोटेक्शन कार्टेल को मिल ही रहा था और टाइम रहते एल अजूल जाके फेलिक्स को बता देता है और फेलिक्स भाग जाता है वहाँ से। फेलिक्स एक्चुअली किकी को जिंदा वापस जाने देना चाहता था, लेकिन अभी सिचुएशन इतना खराब हो चुका है कि डीएफएस नहीं अलाउ कर रहे थे किकी को जिंदा वापस भेजना, उनके लिए ऑप्शन ही नहीं था। इसी बीच डीएफएस खुद को बचाने के लिए एक नया प्लान बना रहे थे। राफा को पकड़वा देंगे। अगर राफा को डीएफएस पकड़वा देते हैं तो दिखने में ऐसा लगेगा कि डीएफएस मैक्सिकन गवर्नमेंट के साइड पे ही है, लेकिन फेलिक्स से होने देने वाला बिल्कुल भी नहीं था। एल अजूल को फेलिक्स वार्निंग देता है कि राफा को कुछ भी नहीं होना चाहिए, फिर भी राफा के सेफ्टी के लिए फेलिक्स उसको बाहर भेज देता है। राफा अपने गर्लफ्रेंड के साथ कोस्टा रिका चला गया। एक अननोन नंबर से डीईए को कॉल आती है कि राफा कोस्टा रिका में दिखा गया है।
वहां के डीईए ऑफिस से कंफर्मेशन मिलती है कि एक पोर्शे डीलरशिप में राफा की आइडेंटिटी से मैच होने वाला बंदा एक दिखा गया है। एग्जैक्ट एड्रेस मिलने के बाद कैल्डेरोनी अपना पूरा आर्मी लेके वहां पे पहुंच जाता है और इस बार राफा को पकड़ लेता है और ऐसे ही राफेल कारो क्विंथरो पकड़ा गया। राफा से सबको ये बात पता चल जाता है कि कीकी को कहां पे रखा गया है। डीए एजेंट्स, कैल्डेरोनी और मैक्सिकन आर्मी मिलके कीकी कैमरीना को बचाने जाते हैं, लेकिन बहुत देर हो चुका था। कीकी को उन लोगों ने पहले ही मार दिया था। जब उनको कीकी कैमरीना का डेड बॉडी मिला, जितना खराब हालत में मिला, और पोस्टमार्टम करने के बाद जो पता चला कि उसको कितना एक्सट्रीम टॉर्चर किया गया था, ये एक डिजास्टर था। क्योंकि देखने में ऐसा लग रहा था जैसे कि कार्टेल एक मैसेज देने का कोशिश कर रहा है कि चाहे कुछ भी करो, उंगली इस तरफ नहीं आनी चाहिए वरना पूरा हाथ जला दिया जा सकता है। आफ्टर ऑल जैसे ही डीए ने एक एक्शन लिया, कार्टेल का थोड़ा नुकसान किया, इमीडिएट रेस्पॉन्स में कार्टेल ने एक लीडिंग डीए एजेंट को किडनैप करके, टॉर्चर करके सारे इन्फॉर्मेशन निकाल के उसको मार दिया। एक ड्रग वॉर डिक्लेयर हो गया, ड्रग कार्टेल वर्सेस यूनाइटेड स्टेट्स प्लस मैक्सिको। फेलिक्स के लिए सिचुएशन और खराब हो चुका था क्योंकि उसका सबसे बड़ा हथियार डीएफएस था और मैक्सिकन गवर्नमेंट ने पूरा डीएफएस ऑर्गेनाइजेशन को ही शट डाउन कर दिया। डीएफएस के खिलाफ इतना कंट्रोवर्सी शुरू हो चुका था कि मैक्सिकन गवर्नमेंट को प्रेशर में आके पूरा डीएफएस ऑर्गेनाइजेशन को ही डिसमेंटल कर देना पड़ा। अब मैक्सिको फेलिक्स के लिए सेफ नहीं रहा। फेलिक्स को खुद को बचाने के लिए अब भागना पड़ेगा। डॉन नेटो फेलिक्स को बोलता है कि अगर वो सिनालोआ में ही रहते, वीट बिजनेस ही अगर करते रहते, तो ऐसा सिचुएशन कभी देखना ही नहीं पड़ता। नेटो को समझ में आ चुका था कि उनका टाइम खत्म हो चुका है, ज्यादा देर नहीं है कि वो भी पकड़े जाएंगे। इसलिए नेटो अपना आखिरी समय को एंजॉय करने के लिए निकल जाता है पुएर्तो वलार्ता में। इवेंचुअली बाद में जाके पुलिस को नेटो का भी लोकेशन का पता चल जाता है और डॉन नेटो को भी अरेस्ट कर लेते हैं। ग्वाडालाहारा कार्टेल के टॉप 3 फाउंडिंग मेंबर्स में से 2 पकड़े गए, अकेला फेलिक्स बाकी है अभी। लेकिन जो बंदा जीरो से स्टार्ट करके मैक्सिकन हिस्ट्री का सबसे बड़ा ड्रग कार्टेल खड़ा कर दिया, वो इतनी आसानी से हारने वाला नहीं है। इसके बाद क्या हुआ वो समझने के लिए पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर फेलिक्स ने ये पॉसिबल किया कैसे। ऐसे ही कोई भी आके ड्रग बिजनेस खड़ा नहीं कर सकता, कनेक्शंस होने बहुत जरूरी है। चलिए डॉट्स को कनेक्ट करते हैं। अभी तक मैंने 2 बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स के इंट्रोडक्शन नहीं करवाया है। पहला, मैंने दूसरे वीडियो में बताया था कि फेलिक्स एक बहुत बड़ा पार्टी ऑर्गेनाइज करता है अपने गॉड चाइल्ड की शादी के लिए। एक्चुअली में फेलिक्स का गॉड चाइल्ड था कौन, क्यों फेलिक्स के लिए वो इतना इंपॉर्टेंट था, और दूसरा वो लड़की कौन थी जो फेलिक्स के साथ भी गई थी कोलंबिया में जब फेलिक्स ड्रग बिजनेस करने गया था। चलिए बहुत अच्छे से समझते हैं कि कहां से कनेक्शन कहां पे लग रहे हैं। ड्रग बिजनेस में आने से पहले फेलिक्स सिनालोआ स्टेट पुलिस में काम करता था, जहां से सिनालोआ के गवर्नर के साथ उसका बहुत अच्छा कनेक्शन हुआ। फेलिक्स ने यहाँ तक कि गवर्नर के बेटे को बड़ा करने में भी बहुत हेल्प किया। बाद में जब फेलिक्स पुलिस की जॉब छोड़ के ड्रग बिजनेस में आ गया तो गवर्नर ने बहुत हेल्प किया था उसको पैसा कमाने के लिए। फेलिक्स पैसा कमाता था और गवर्नर उसको पैसा कमाने देता था, जिसके कारण इनडायरेक्टली गवर्नर भी खुद पैसा कमा रहा था। बाद में जब फेलिक्स ग्वादालाहारा में आके बहुत पैसा कमाया, फिर भी उसने गवर्नर के साथ बहुत अच्छा कनेक्शन रखा था। तो वो शादी जो फेलिक्स ने दिया था वो सिनालोआ के गवर्नर के बेटे की शादी थी। जिसकी शादी थी उसका नाम था रोडोल्फो। वो उतना इंपॉर्टेंट कैरेक्टर नहीं है। जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है वो है सिनालोआ का गवर्नर, उसका नाम है लियोपोल्डो सांचेज सलीस। अब दूसरे कैरेक्टर पे आते हैं, वो लड़की जो फेलिक्स के साथ गई थी कोलंबिया में कोलंबियन कार्टेल के साथ डील करने के लिए। इस लड़की का नाम है इजाबेला बाउटिस्टा। इजाबेला फेलिक्स से पहले फैल्कन के लिए काम करती थी। फैल्कन इजाबेला के लिए मोस्ट प्रोबेबली एक शुगर डैडी जैसा रहा होगा, क्योंकि एक बार इजाबेला फेलिक्स को बोलती है कि वो वहां पे सिर्फ मिक्सअप होने का प्रिटेंड कर रही है। फेलिक्स से पहले फैल्कन कोलंबियंस के साथ कोकेन डील कर रहा था। तो बाद में जब फेलिक्स मैरिजुआना बिजनेस से बहुत अमीर बन चुका था, उसके बाद जब वो कोकेन बिजनेस में आने के बारे में सोचा तो फैल्कन की कनेक्शन से इजाबेला फेलिक्स को कोलंबियंस के साथ कनेक्ट कर देती है। अब कोई भी ऐसे ही किसी को भला हेल्प क्यों करेगा, तो इजाबेला और फेलिक्स का कनेक्शन क्या है वो देख लेते हैं। एक तो दोनों ही सिनालोआ से बिलोंग करते हैं, दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं। जब इजाबेला छोटी थी तो फेलिक्स इजाबेला के अंकल का बॉडीगार्ड हुआ करता था। अब इजाबेला फैल्कन के लिए काम कर रही है, ये बात फेलिक्स को कैसे पता लगा? पहले जब फेलिक्स ने जस्ट स्टार्ट किया था तो सिनालोआ से वीट ग्वादालाहारा में लाने के लिए यहाँ के बंदों का भी हेल्प चाहिए। मैक्सिकन कार्टेल के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बंदों के नाम जैसे कि बेंजामिन एरेलानो फेलिक्स, एल चापो, ये लोग सीजन 1 में उतने लीडिंग रोल में नहीं थे। सीजन 2 में मोस्ट प्रोबेबली ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल में रहने वाले हैं। खैर, फेलिक्स सिनालोआ वीट इनके हेल्प से लाने वाला था ग्वादालाहारा में। सो जब फेलिक्स पहले बिजनेस डिस्कशन करने के लिए बेंजामिन से मिलता है, बेंजामिन फेलिक्स को बोलता है कि अगर उसको बिजनेस करना है यहाँ पे, एक बंदा है जिससे फेलिक्स को परमिशन लेना पड़ेगा, और वो बंदा है एल्बर्टो सिसिलिया फैल्कन।
इससे पहले वाले वीडियोस में मैंने बताया था कि फैल्कन एक्चुअली गेम का प्लेयर कभी था ही नहीं। ये एक्चुअली थोड़ा गलत है क्योंकि फैल्कन गेम का प्लेयर था। बाद में जब फेलिक्स गेम को रूल करके बड़ा बन गया, उसके बाद फेलिक्स के सामने फैल्कन कुछ नहीं था। तो जब फेलिक्स पहले पहले जस्ट बिजनेस करने के लिए आया था ग्वादालाहरा में, तो बेंजामिन के कहने पर फेलिक्स फैल्कन से मिलने जाता है और फैल्कन से मिलने के लिए फेलिक्स इजाबेला के कनेक्शन का हेल्प लेता है। ओके, सो अब जो ऑलमोस्ट सारे कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन हो चुका है, तो फेलिक्स का स्टोरी एक बार फिर से कंप्लीट स्टार्टिंग से समझते हैं। सिनेला स्टेट पुलिस का एक ऑफिसर जिसका नाम था मिगुएल एंजल फेलिक्स गलार्दो पुलिस का जॉब छोड़ के ड्रग बिजनेस में एंटर करता है। राफेल कारो पिंटेरो सिनेलोआ का एक फार्मर, उसने मैरिजुआना प्लांट को मॉडिफाई करके एक सीडलेस वीड बनाया। फेलिक्स राफा और डॉन नेटो के साथ ग्वादालाहरा आता है इस सीडलेस वीड से बिजनेस करने के लिए। डीएफएस कमांडर एल अजुल से फेलिक्स मिलता है और इस सीडलेस मैरिजुआना को दिखाता है। फेलिक्स के वीड का पोटेंशियल कितना है एल अजुल को समझ में आ गया और डीएफएस फेलिक्स को बिजनेस करने के लिए प्रोटेक्शन देना स्टार्ट कर दिया। इस वीड को सिनेलोआ से ग्वादालाहरा में लाने के लिए और यहाँ पे स्टॉक करके रखने के लिए बेंजामिन एरेलानो फेलिक्स, एल चापो और उनके बंदे फेलिक्स को हेल्प करने वाले थे। बेंजामिन फेलिक्स को बोलता है कि यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट करने से पहले एक बार एल्बर्टो सिसिलिया फैल्कन से मिलके सब कुछ क्लियर कर लो ताकि बाद में कोई कंफ्यूजन ना रहे। इजाबेला बाउटिस्टा फैल्कन के लिए काम कर रही थी और फेलिक्स इजाबेला को पहले से ही जानता था, तो इजाबेला के थ्रू फेलिक्स फैल्कन से मिलने जाता है। फैल्कन कोलंबिया से कोकेन ट्रैफिकिंग कर रहा था, तो फेलिक्स फैल्कन को समझाता है कि उसके आने से फैल्कन के बिजनेस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि फेलिक्स वीट बिजनेस करने वाला है। तो फेलिक्स बोलता है कि फैल्कन उसे अपना एनिमी ना समझे। भले ही दोनों एक ही जगह पे बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन दोनों का बिजनेस अलग अलग है और ये बात फैल्कन भी समझ जाता है। फेलिक्स सारे ड्रग ट्रैफिकर्स को मिला के एक यूनाइटेड अलायंस खड़ा कर दिया जिससे उसको अनइमेजिनेबल पावर और पैसा मिल गया। दूसरी तरफ डीए को ये बात थोड़ा अजीब लगा कि एक हाईली अनस्टेबल कॉम्पिटिटिव मार्केट जिसमें सभी एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे थे, अचानक से सब फाइटिंग्स बंद हो गए और मार्केट में स्टेबिलिटी आ गया। वीट की प्राइस में भी स्टेबिलिटी आ गई, यानी सारे कार्टेल्स एक दूसरे के साथ मिलके काम कर रहे हैं। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था, यानी कोई एक नया बंदा आया है जो सबको रूल कर रहा है। सिनेलोआ के गवर्नर के बेटी की शादी में फेलिक्स एक पार्टी देता है जहां से डीए को फेलिक्स का नाम और चेहरा पता चल गया। दूसरी तरफ जैसे जैसे फेलिक्स ज्यादा अमीर और पावरफुल बनता गया, वो डिसाइड किया कि अब वो कोकेन बिजनेस में भी एंटर करेगा। तो फैल्कन के कनेक्शन के थ्रू इजाबेला के हेल्प से फेलिक्स भी कोलंबियन काली कार्टेल और मेडिन कार्टेल दोनों से डील कर देता है। जब फैल्कन को इस बात का पता चला कि फेलिक्स अब उसके बिजनेस में आ रहा है, तो वो फेलिक्स का एक वीट स्टॉक पे अटैक करता है जिसके रेस्पॉन्स में फेलिक्स फैल्कन को जान से मार देता है। दूसरी तरफ डीए एजेंट किकी कैमरिना को पता चल जाता है कहां पे राफा मैरिजुआना की खेती कर रहा है। डीए एजेंट्स मैक्सिकन आर्मी के हेल्प से वो पूरा फील्ड जला देता है। इसके रेस्पॉन्स में कार्टेल, डीएफएस और बाकी मैक्सिकन गवर्नमेंट के पावरफुल लोग जो फेलिक्स का हेल्प कर रहे थे, किकी कैमरिना को किडनैप कर लेते, उसको टॉर्चर करके ये निकालने के लिए कि डीए के पास और क्या क्या इंफॉर्मेशन है। किकी से सारे इंफॉर्मेशन निकाल के उसको मार देते हैं। यूएस एम्बेसी मैक्सिकन गवर्नमेंट के साथ किकी को रेस्क्यू करने का ऑपरेशन कर रहे थे। ऑपरेशन के दौरान जब राफा पकड़े जाने वाला था, तो कमांडर पावोन ने जब राफा को भाग जाने दिया, इस बात को यूएस एम्बेसी लाइटली नहीं लेने वाले थे। डीए एडमिनिस्ट्रेटर ने खुद जब मीडिया के सामने आके ये स्टेटमेंट दिया कि मैक्सिकन पुलिस कार्टेल के हेल्प कर रहे हैं, तो यूएस मीडिया ने इस बात को एक बहुत बड़ा इशू बना दिया, जिसके प्रेशर में आके मैक्सिकन गवर्नमेंट को एक्शन लेना पड़ता है। डीएफएस को डिसमेंटल कर देता है। डीएफएस को शट डाउन करके एक नया ऑफिसर कमांडर कैल्देरोनी को हेड बना देता है। कैल्देरोनी कार्टेल के लिए काम नहीं करता था, तो डीए के इंफॉर्मेशन से राफा और नेटो पकड़ा गया। अभी फेलिक्स बाकी है। तो पूरा स्टोरी मैंने प्रिसाइजली एकदम फटाफट बता दिया। अब इसके आगे फेलिक्स समझ गया कि मेक्सिको उसके लिए अभी सेफ नहीं है, तो फेलिक्स सिनालोआ भाग गया सब कुछ सेट करके प्लान बना के मेक्सिको से भागने के लिए, क्योंकि एक गलती से वो पकड़ा जाएगा और एक बार पकड़े जाने के बाद उसका गेम खत्म। फेलिक्स का कनेक्शन पहले से बहुत अच्छा था सिनालोआ के गवर्नर से, तो वो जाके गवर्नर से मिला। फेलिक्स के मजबूरी का गवर्नर ने अच्छा फायदा उठाया। बस एक हफ्ते तक एक घर में रहने देने के लिए फेलिक्स को $500,000 पे करना पड़ा। लेकिन कोई बात नहीं, फेलिक्स पैसा तो पे कर सकता है, लेकिन इतना डेंजरस बंदे को रहने देना, यानी गवर्नर ने फेलिक्स का बहुत बड़ा हेल्प किया। वहां पे जब फेलिक्स मेक्सिको से बाहर निकलने का प्लान कर रहा था, तो एल अजुल फेलिक्स को जाके मिलता है और उसको ये न्यूज देता है कि गवर्नमेंट ने डीएफएस को डिसमेंटल कर दिया। लेकिन एल अजुल के पास इससे भी एक बड़ा न्यूज था, और वो ये था कि फेलिक्स का ऑर्गेनाइजेशन उससे हाथ से जाने वाला है। फेलिक्स का टाइम खत्म, और ये बात कार्टेल भी समझ चुके थे। इजाबेला जाके बेंजामिन को बोलती है कि अब जो फेलिक्स का गेम ओवर, तो उसको लीड करना चाहिए। फेलिक्स के लीडरशिप में सारे ड्रग डीलर्स को समझ में आ गया था कि एक साथ रह के एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करने से ज्यादा फायदा है। यानी अब अगर फेलिक्स नहीं भी रहता है, तब भी सब लोग एक साथ मिलके ही काम करेंगे। और कोलंबियंस के साथ कनेक्शन जैसे इजाबेला ने फेलिक्स को करवा दिया था, वैसे ही बेंजामिन को भी करवा देगी। ये सब जब फेलिक्स को पता चला, तो वो उस हालत में नहीं था कि कुछ कर पाए।
गवर्नर के साथ मिलकर फेलिक्स ने मेक्सिको से बाहर निकलने का एक प्लान बनाया। सिनालोआ की पुलिस फेलिक्स को बॉर्डर तक एस्कॉर्ट करके लेके आएंगे, बाकी उसके आगे फेलिक्स के ऊपर है। लेकिन गवर्नर ने फेलिक्स को धोखा दिया। मैक्सिकन पुलिस को कॉल करके इन्फॉर्म कर दिया कि फेलिक्स कहां पर है और कैल्ड्रोनी अपना पूरा आर्मी लेके वहां पे पहुंच गया और फाइनली राफा और नेतो की तरह फेलिक्स भी पकड़ा गया। लेकिन इतना आसान नहीं है। फेलिक्स एक जीनियस था और कैल्ड्रोनी के सामने एक कमाल का पॉइंट रखा। किकी कैमरिना को इंटरोगेट करके जो इन्फॉर्मेशन निकाला गया था वो टेप्स फेलिक्स के पास था। उनमें से बाकी सब तो ठीक है, लेकिन 2 ऐसे टेप्स थे जिसमें असली इन्फॉर्मेशन था। डीए के इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन सभी बंदों का नाम जो कार्टेल के साथ जुड़े हुए थे, जिनका नाम किकी ने लिया, वो उन 2 टेप्स में थे। डिफेंस मिनिस्टर, गवर्नमेंट के टॉप पॉलिटिशियंस और दूसरे हाई प्रोफाइल लोग जो कार्टेल के साथ जुड़े हुए थे। तो इतने पावरफुल लोगों का नाम अगर बाहर आ जाता है तो सबसे ज्यादा रिस्क कैल्ड्रोनी खुद पर है। उस टाइम पे मेक्सिको गवर्नमेंट का सिचुएशन जैसा था, सबसे ज्यादा पॉसिबल यही था कि सारे प्रूफ्स मिटा के कैल्ड्रोनी को ही मार दिया जाएगा। तो फेलिक्स का डील ये था कि उन 2 टेप्स के अलावा बाकी सब कुछ कैल्ड्रोनी को दे देगा। इससे ये होगा कि एक तो कैल्ड्रोनी के ऊपर कोई रिस्क नहीं आएगा, दूसरी तरफ यूनाइटेड स्टेट्स मीडिया भी खुश कि चलो मैक्सिकन गवर्नमेंट कुछ तो कर रही है, और मैक्सिकन गवर्नमेंट भी खुश क्योंकि बाकी टेप्स में उतना ज्यादा सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन नहीं है। और सबसे ज्यादा खुश फेलिक्स खुद, क्योंकि वो सिचुएशन से निकल गया। और कैल्ड्रोनी वैसा ही करता है क्योंकि फेलिक्स भले ही क्रिमिनल है, लेकिन जो उसने बताया वो बिल्कुल सच है और ये बात कैल्ड्रोनी बहुत अच्छे से जानता है। कुछ टाइम बाद फिर से सब कुछ फेलिक्स के कंट्रोल में आ गया। अब वक्त है बदला लेने का। सिनालोआ के गवर्नर ने उसको धोखा दिया था फेलिक्स का लोकेशन पुलिस को बता के। गवर्नर का बेटा, जिसकी शादी में एक टाइम पे फेलिक्स ने पार्टी दिया था, उसका सर काट के पार्सल करके गवर्नर को गिफ्ट भेज दिया। और दूसरी तरफ उसका ऑर्गेनाइजेशन जो बेंजामिन लीड करने वाला था, वहां पे फेलिक्स पहुंच गया। वहां पे फेलिक्स का प्रेजेंस ही काफी था। जो बंदा ऐसे सिचुएशन से बाहर निकल सकता है, उसको ये बोलने का जरूरत नहीं है कि वो डेंजरस है या नहीं। तो बेंजामिन चुपचाप अपने पोजीशन से हट गया और फेलिक्स अपने किंगडम को फिर से रिक्लेम कर लिया। दूसरी तरफ मैक्सिकन गवर्नमेंट ने कैल्ड्रोनी को रीअसाइन कर दिया और फेलिक्स का सर्च ऑपरेशन बंद करवा दिया। ऑन पेपर अभी भी लेकिन सर्च ऑपरेशन चालू था। दूसरी तरफ डीए और यूएस एम्बेसी जान चुके थे कि अब उनको एक्शन लेना पड़ेगा, नहीं तो फेलिक्स बच जाएगा और ये किकी कैमरिना के साथ बहुत बड़ा इनजस्टिस होगा। तो वो लोग एक नया ऑपरेशन शुरू करते हैं, एक नए अप्रोच के साथ, जिसका नाम था ऑपरेशन लेंदा, और नए तरह के सोल्जर्स रिक्रूट करते हैं कार्टेल से फाइट करने के लिए। सीजन 1 हमारा यहीं पे खत्म होता है। बाकी सीजन 2 जब आएगा कमाल का बनेगा, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन होने वाले हैं। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही। अगले सीरीज में मैं वाइकिंग्स लाने वाला हूँ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक जरूर करो, कमेंट करके बताओ कैसा लगे, शेयर करो, तो फ्रेंड्स के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाओ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। गुड बाय।